Queer 20 is the annual celebration of 20 queer Indians who have made a mark in business, technology, and society. Today, we are joined by Disha Pinky Sheikh, who is the spokesperson for the political party Vanchit Bahugan Aghadi, and she is also on the Transgender Welfare Board, Maharashtra. Thank you so much for joining us. हम शुरू करना चाहेंगे ये पूछ के कि आपकी जर्नी कैसे थी, आपने खुद को कैसे एक्सेप्ट किया, एंड आपने जब खुद को एक्सेप्ट किया, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, तो आपको सोसाइटी से आपको कितना लड़ना पड़ा खुद को एक्सेप्ट करने? हालांकि ये सफर काफी लंबा है जो कम वक्त में नहीं बताया जा सकता, फिर भी कोशिश करूंगी कि कम से कम लफ्जों में मैं इसको बयां कर पाऊं। आमतौर पर कम्युनिटी को जो इश्यूज को फेस करना पड़ता है, उन्हीं सभी इश्यूज को मैंने फेस किया है, जैसे कि घर वालों की घृणा, परिवार समाज से घृणा और अस्पृश्यता की भावना और तकलीफ, और घर से निकाल देना या फिर रिश्ता खत्म कर देना, ऐसी सारी तकलीफों को मैंने सहा है। और फिर उसके बाद में मैं अपने गुरु से ज्वाइन हुई। उसके बाद में गुरु के साथ में रहते हुए मैं एक भटके परिवार से हूँ, यानी कि एनटी में आता है वो, जो लोग लोहे का काम करते हैं, गांव-गांव घूमकर लोहार का काम करते हैं, तो उस समाज से हूँ। तो पढ़ाई में इतना दिल नहीं था, और जब पढ़ाई समझ में आने लगी तो मेंटल टॉर्चर बहुत था स्कूल में, जेंडर के बारे में सेंसिटाइजेशन नहीं था, इसकी वजह से हरेसमेंट होती थी, अब्यूज होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, और जिसका हम जवाब नहीं पूछ सकते थे किसी को, किसी से जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। तो वो कंप्लेंट लेने वाला ही कहता था कि आप ढंग से रहो, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। तो सब इसी माहौल में मेरा भी परवरिश हुई और मैं कम्युनिटी में आई। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद जब मैंने अपने आप को स्वीकार किया और कहा कि मुझे ये आइडेंटिटी लेके जीना है, तब मेरी आधी लड़ाई में जीत। हमारी हर निजी चीज यहाँ की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और हमें सिर्फ उसको समझ के लेना पड़ता है। इसकी नींव रखी मेरे ब्रेकअप ने, क्योंकि मेरे ब्रेकअप के बाद में मुझे अच्छे से समझ में आया कि क्या मर्यादाएं हैं ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में। तो सोसाइटी में कॉमन मैन की तरह जीने में उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कि वो काम करते हैं तो उनको दिक्कत है, वो पढ़ने जाते हैं तो उनको दिक्कत है, वो जीना चाहते हैं तो उनको दिक्कत है, वो राइट टू चॉइस मांगते हैं तो दिक्कत है, वो तो राइट टू हेल्थ मांगते हैं तो दिक्कत है। तो तब समझ में आया कि जो पॉलिसी मेकिंग में जो लोग हैं, फिर वो एजुकेशनल पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो, या फिर सोसाइटिकल पॉलिसी हो, इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, किसी भी पॉलिसी में ट्रांसजेंडर्स को एज ए ह्यूमन इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको उसके अंदर गिना नहीं जाता, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में काम करने वाले लोग जेंडर सेंसिटाइज नहीं हैं। तो हम बाहर खड़े होके पॉलिसी मेकर गंदे हैं, हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाते, ऐसा कब तक कहते रहेंगे? हमें उसके अंदर इंटर करना चाहिए, ये सोचकर। और बाकी बहुत सारे रीजन की वजह से मैंने पॉलिटिकल स्टैंड लिया और मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी के थ्रू अपना पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर किया, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने मुझे कोई चांस नहीं दिया। उनके पास में ऑलरेडी मर्दों की कमी नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट है उनका, बहुत पुराने लोगों का। और मुझे मेरे राइट टू स्पीक, बात करने का हक रख देते हुए मेरी पार्टी ने मुझे स्पोक पर्सन चुना। मैं महाराष्ट्र की पहली स्पोक पर्सन हूँ, और शायद देश में भी किसी पार्टी ने ऐसे समुदाय को अपना स्पोक पर्सन बनाया जिसके पास में खुद की आवाज ही नहीं। तो अभी आप बोर्ड पे है, आप ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड पे है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन है, आपके खुद के, तो आपने ग्लास सीलिंग आपने ब्रेक किया है, आपके लिए नेक्स्ट गोल्स क्या है, कि आप ऐसे क्या क्या करना चाहेंगे, आपके लिए नेक्स्ट आपके गोल्स और मिशन क्या है? तो मैं तो इस वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से मैं सबसे पहले चाहूंगी कि कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन हो 100%। जो लोग एक्सपोज होना चाहते हैं और जो नहीं होना चाहते, उनको भी इस बात के लिए सिक्योर किया जाए कि आपकी रियल आइडेंटिटी के से सामने आने के बाद में आप कोई आहत
नहीं करेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, इस सिक्योरिटी के साथ में उनको रजिस्टर किया जाए, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि हमें अपने घर के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका अगर खुद का घर हो तो आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता। जैसे कि आज कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी एक्ट है, जिसके तहत आप किसी को जातिवाचक गाली नहीं दे सकते हो, उसी तरह से एट्रोसिटी के जैसा ही कोई तो भी कानून हो जो इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, ताकि कोई किसी को ए हिजड़े बोल के चिढ़ाए ना, गाली बोल के यूज करे ना, या किसी को लेस्बियन बोल के हिना मतलब उसका घिनौना मजाक ना करते। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में हम आरक्षण के लिए हमारा क्राइटेरिया सिद्ध करके बताएं कि हम ये सब क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो प्लीज हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए आरक्षण दीजिए और उतना परसेंट हमें संसद में जाने का मौका दीजिए या विधानसभा में जाने का मौका दीजिए। और हालांकि इस देश की ये कमी रही है कि यहाँ हर चीज को 3 पैर वाला राक्षस खा जाता है, हर अच्छी चीज को, वो है कास्ट, क्लास और जेंडर। तो ये जो LGBTQ है, इसकी और भी लेयर्स निकाली जा सकती है। मतलब कोई अगर ट्रांसजेंडर है तो पहले वो जेंडर डिस्क्रिमिनाइज थे, वो दुनिया भर में से समाज के तौर पर उसकी जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसको बाहर फेंका गया है। फिर उसके बाद में अंतर्गत लेवल पर उसकी जाति की वजह से भी उसको पिछड़ा कहा जा सकता है, उसकी वर्ग की वजह से भी पिछड़ा कहा जा सकता है। और ट्रांसजेंडर में वो कौन सा ट्रांसजेंडर है? ये जो ट्रांसजेंडर बिल्स राइट आया 2019 में, बहुत ही ज्यादा मतलब वेहेमेंटली अपोज किया गया है उस बिल को। आप प्लीज हमें बताइए कि बिल को अपोज क्यों किया गया है एंड क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो नालसा जजमेंट आया उसको फॉलो नहीं किया गया है इस बिल में, नालसा जजमेंट। दूसरी बात ये है कि ये जो है मानवीय मूल्यों का हनन करने वाला ये बिल है, जिसके तहत हमारे आइडेंटिटी के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट तय करेंगी कि हम ट्रांसजेंडर है या नहीं, या फिर हमारे ट्रांसजेंडर होने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नालसा जजमेंट ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर खुल के सामने आकर कहता है कि मैं मर्द हूँ, या फिर मैं औरत हूँ, या फिर मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या फिर LGBTQ हूँ, तो किसी और को ये हक नहीं बनता कि वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी डिक्लेयर करे या उसके ऊपर वो ला दे। ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर इस कम्युनिटी के मानवीय मूल्यों का हनन होता है, उनकी सिक्योरिटी का हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू चॉइस का हनन होता है, राइट टू स्पीक का हनन होता है। तो इन सभी का हनन होने की वजह से इस बिल को हम अगेंस्ट कर रहे हैं। आपने जो इतना आप पब्लिकली एडवोकेट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, आपके अपने पर्सनल लाइफ में आप चेंज देख रहे हैं? आपके लिए क्या सपोर्ट बढ़ा है? आपके जो करीब थे, जो जिन्होंने पहले आपको घृणा से देखा, आपने क्या अभी कोई आप चेंज देख रहे हैं? उनके साथ कोई आपका डेवलपमेंट हुआ है? बहुत अच्छे से हुआ है। मतलब मैं अभी मेरे परिवार के साथ में अच्छे से मिलती जुलती हूँ और मेरे बहन के यहाँ जाती हूँ, सब रिश्ते पहले जैसे हैं। मेरे दोस्तों के साथ में फुल मजा करती हूँ मैं। और नॉन कम्युनिटी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग मुझे आज परिवार की कमी महसूस नहीं होती। मतलब मेरे थोड़ी बहुत खलल मेरे दिल में है परिवार के लिए, क्योंकि आज भी वो मुझे मतलब से याद करते हैं। लेकिन सोसाइटी में बहुत अवेयरनेस आ चुका है सेंसिटिव लोगों में। सेंसिटिव लोग जल्दी अचीव करते हैं, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छे रिलेशन मिले हैं। आज महाराष्ट्र में बहुत सारी माएँ मिली है मुझे, बहनें मिली है, भाई मिले हैं। आज कहीं पर अगर जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप दिशा जी है ना, आप जो अच्छा लिखती हो, अच्छा बात करती हो। वंचित के स्टेज पर जब मुझे लोगों ने देखा, तब से जो बाला साहब जी को मानने वाले या फिर दलित मूवमेंट से जुड़े हुए, अम्बेडकर राइट्स मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो इतना रिस्पेक्टली मेरे साथ में बिहेवियर करते हैं, इतनी मोहब्बत की है उन लोगों ने कि शायद मैं पूरी हयात कम्युनिटी में रहती तो भी इतनी मोहब्बत और रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी मुझे।